हमें आज की क्लास में करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है ये मालूम है? हमने पहले भी पढ़ा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, और ये दूसरा पर्सन है, ये इसको चीजें बेचता है, ठीक है जी, ये इसको गुड्स बेचता है और फर्दर ये फाइनल कस्टमर को आगे गुड्स बेचता है। तो ये फाइनल कंज्यूमर है। ये भाई साहब सप्लायर है। सप्लायर ये भी हैं लेकिन हम इनको डीलर बोलते हैं। तो ये बिजनेस पर्पस के लिए आगे बेच रहे हैं चीजें। तो इनका नाम रख देते हैं हम मिस्टर वाई, ये मिस्टर एक्स और ये मिस्टर जेड। मिस्टर जेड क्या करेंगे? मिस्टर वाई को टैक्स पे करेंगे। टैक्स पे करेंगे यानी कि जीएसटी पे करेंगे। लेट से उन्होंने जीएसटी पे किया कितना? 1000, कोई भी चीज जो बेची थी। और मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को अपनी परचेजेस के ऊपर जीएसटी पे किया था 800 रुपए। ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी, ₹800, और आउटपुट जीएसटी 1000। ठीक है जी। ओके। तो आउटपुट जीएसटी 1000। अभी जो इनपुट जीएसटी है ना, यही हमारे पास, इसी का क्या मिलता है हमारे को? इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ₹800 अवेलेबल टू मिस्टर वाई। ठीक है जी। 800 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अवेलेबल है मिस्टर वाई को। यहां तक की बात समझ में आई आप लोगों को? इसको बना लीजिए एक बारी। जी सर। अब होगा क्या? ये हमारे पास सप्लायर भाई साहब है, मिस्टर एक्स, जो कि सप्लायर है। ठीक है। तो ये सप्लायर क्या करेंगे? जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जाएंगे। ठीक है। ये जीएसटी कॉमन पोर्टल पे गए और इन्होंने अपनी GSTR-1 GSTR-1 फाइल की। ठीक है। और कब तक की? बाय द 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो मैं मिस्टर एक्स हूं, आप मिस्टर वाई हैं। मैंने इस महीने आपको कुछ सामान भेजा था, बेचा था, यानी कि आपने मुझसे परचेज किया था। तो मुझे उसकी GSTR-1 कब तक फाइल करनी है? अगले महीने की 11 तारीख तक। अगले महीने की 11 तारीख तक जीएसटी कॉमन पोर्टल पे मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि मैंने मिस्टर वाई को, यानी कि आपको, सामान बेचा है। ठीक है जी। और अब यहां पे जो मिस्टर वाई होंगे, जो कि डीलर थे, वो भी जाएंगे पोर्टल पे। हाँ सर, बिल्कुल जाएंगे।
और वो जाएंगे, और GSTR 2 फाइल करेंगे। कब तक करेंगे? बाय द 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। यानी कि आपने इस महीने मुझसे सामान खरीदा, आपको GSTR 2 के अंदर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कहीं जाते हैं और पहले से ही कोई व्यक्ति वहां पे आपका वेट कर रहा होता है, तो वो जाते ही आपको मिल जाता है ना। इसीलिए यहाँ पे GSTR 1 जो है ना, इसकी टाइम डेट क्या डाली है? 11 तारीख। ये 11 तारीख से पहले पहले सप्लायर जिसने सप्लाई दी है वो इंफॉर्मेशन दे देगा किसको? इंफॉर्मेशन दे देगा डिपार्टमेंट को। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए मिस्टर वाई आएंगे कब? 15 तारीख को। तो जैसे ही मिस्टर वाई बिल की डिटेल डालेंगे, वहां पे ऑलरेडी ये डिटेल अपलोडेड होगी। किसके द्वारा? मिस्टर एक्स के द्वारा। तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ फटाफट से। हेलो? सर। क्या आपकी आंखें खुल चुकी हैं? हाँ सुबह जी के सर, हाँ आठ बज जी। के 17 मिनट हो रहे हैं। जी बताइए पीयूष जी, पूछिए। सर, जैसे आपने कहा कि अप टू बोला आपने कि 11 तारीख तक कर देनी है, मान लो इसने 10 तारीख को करी, और जो मिस्टर वाई हैं वो चले गए 9 तारीख को, उन्हें लगा किसने सर जी शायद कर सुनो, दी होगी। प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ऐसा है, ये विंडो खुलने का समय होता है, ये विंडो ही नहीं खुली मिलेगी उनको। ये चीज हम जब रिटर्न्स चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगी। बस यहाँ पे कहने का मुद्दा सिर्फ इतना है कि मिस्टर वाई डीलर को आईटीसी तब क्लेम होगा जबकि उससे पहले जो है सप्लायर ने इसकी इंफॉर्मेशन किसको दे दी होगी? डिपार्टमेंट को दे दी होगी। बस ये बात समझ में आ गई। यस सर। ये 11 और 15 की डेट का जो झोल है ना, ये ऐसा क्यों है, ये तुम्हें रिटर्न्स चैप्टर के अंदर समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल आपने रिटर्न्स किया नहीं है, तो इसलिए आपको इसकी नॉलेज नहीं है। खैर, जब रिवीजन करेंगे उस चैप्टर का तो उसको भी समझ लेंगे। ठीक है? विंडो ही ओके ओपन सर। नहीं होती सर डीलर के लिए। चलें आगे चलें। मतलब कुछ सर वो भी। विंडो 11 या 15 को ही ओपन होगी? 11 और 15, हाँ, जब ये इसका काम खत्म हो जाएगा। मतलब एक बात बताऊं, देखो, हाँ। मैं बताता हूँ तुम्हें, मोटा मोटा बताता हूँ होता क्या है। जैसे जो सप्लायर होता है ना, अगर वो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है और साथ के साथ जो डीलर है वो भी डॉक्यूमेंट अवेल करना चाह रहा है, मतलब आईटीसी अवेल करना चाह रहा है, तो हाँ। डिपार्टमेंट परेशान हो जाएगा, डिपार्टमेंट अपना सिर पीट लेगा। तो वो क्या हाँ। करते हैं, कायदे से क्या करते हैं, कहते हैं एक एक बार, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं ना, हाँ भाई अब पीयूष तू बोल, अब पीयूष और अब सहर्ष तू बोल, तो दोनों एक बार में बोलोगे तो मैं तो बाल नोच लूंगा अपने। हम्म। तो ऐसे मैं पहले पीयूष को बोलने देता हूँ, हाँ पीयूष पहले तू बोल। फिर जब सहर्ष की बारी आएगी ना, तो मैं पीयूष की विंडो ही बंद कर दूंगा, मतलब उसको म्यूट कर दूंगा। अब तू बोल ही नहीं पाएगा, चाहेगा बोलना तो भी नहीं बोल पाएगा। ओके सर। तो ऐसे होता है। वो पोर्टल उसके लिए बंद कर दिया जाता है, मतलब वहां पे ना आपको अपलोड करने का जो क्या नाम है वो होता है ना, ऑप्शन, वो अपलोड करने का ऑप्शन आता ही नहीं है। ठीक है? इसको रिटर्न चैप्टर के अंदर और अच्छे से समझेंगे। चलो, अब ये तो एक ऐसे ही मैंने बता दिया, मन सा कर गया मेरा, मैंने कहा चलो बच्चों को एक नॉलेज दे देते हैं। ठीक है? अच्छा। अब कंडीशंस क्या है सर हमारे पास में आईटीसी क्लेम करने की? हंसी हो गई है मुझे। ठीक है? इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंडीशंस क्या है? कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है? तो लिखिएगा इन चीजों को मेरे साथ। हाँ जी।
तो ये कंडीशंस क्या कहती हैं, आओ अब एक एक करके पढ़ लेते हैं, लिखी है हमने, आ जाओ जी पढ़ते हैं। बहुत अच्छा है ये और बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, और शॉर्ट में लिखा गया है तो आपको इजीली याद भी हो सकता है। सबसे पहली कंडीशन क्या कहती है, यदि रिसिपेंट शुड हैव इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर, सेल्फ इनवॉइस हो सकते हैं, डेबिट नोट हो सकते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन इनवॉइसेस हो सकते हैं, या फिर बिल ऑफ एंट्री हो सकते हैं। आपको इनको इसी तरीके से क्या नाम है दिमाग में रखना है। इन चीजों को हम आगे आने वाले टाइम के अंदर इनवॉइसेस के अंदर या फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, देखेंगे कि डेबिट नोट कब होता है जी, सेल्फ इनवॉइसेस क्या होते हैं, और सारी चीजें भी इनवॉइस चैप्टर के अंदर आती है। तो हमने क्या कहा भाई, सिंपल सी बात है, अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो आपके पास में कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना, तो वो ये सारे एविडेंस ही तो होते हैं सप्लाई के। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 बोला गया कि गुड्स या सर्विसेज रिसीव्ड बाय रिसिपिएंट हिमसेल्फ और रिसीव्ड बाय थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट। ये मजेदार एक पॉइंट है, ये एक मजेदार पॉइंट है। इसके अंदर क्या बोला जाता है, इसके अंदर बोला जाता है, कहता है जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हो चाहे आपने खुद गुड्स लिए हैं या फिर बिल टू शिप मॉडल के अंदर काम किया है। कैसे कैसे, कुछ इस तरीके से मान लो, मतलब सेल्फ लिया है वो तो मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले बता ही दिया था आपको कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से लिया सामान और आगे फर्दर बेचा, तो सेल्फ वाला एग्जांपल हो गया। अब एक होता है हमारे पास में बिल टू शिप मॉडल, इसको देखते हैं। देखो जी, ये भाई साहब है हमारे पास मिस्टर एक्स, ठीक है, और ये है हमारे पास में मिस्टर वाई, ठीक है, और ये है मिस्टर जेड, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता था, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को सामान दे देते, मिस्टर वाई मिस्टर जेड को सामान दे देते थे। ऑर्डर आया किसका, ये दिल्ली में है, ये मुंबई में है, और ये भी मुंबई में। मिस्टर जेड ने ऑर्डर प्लेस किया किसको, मिस्टर एक्स को ऑर्डर दिया, कहते हैं मुझे सप्लाई करो सर 5,000 गुड्स। मिस्टर जेड कहते हैं, मन में सोचते हैं, कहते हैं यार मेरे पास तो अभी है नहीं, लेकिन हाँ मेरा मुंबई के अंदर ये एक दोस्त है जो कि इस चीज में डील करता है, अगर मैं उसको ऑर्डर दूं और वो मुझे सामान भेजे और फिर मैं आगे जेड को सामान भेजूं वापस, मतलब मुंबई से पहले दिल्ली आएगा, दिल्ली से फिर मुंबई जाएगा, ऐसा करने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने किसको ऑर्डर दे दिया, एक्स ने जेड को ऑर्डर दे दिया, कहते सुनो मेरे बिहाफ पे सप्लाई कर दो, किसको, जेड को। तो सप्लाई किसको कर दी गई, जेड को कर दी गई, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बिल टू शिप मॉडल कहते हैं। तो ऐसे इनवॉइसेस जो कि मतलब यहां पे डीलर कौन था, मिस्टर एक्स था, तो क्या मिस्टर एक्स ऐसे इनवॉइस का या ऐसी सप्लाई का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है जो उसने अपने ऑर्डर पे किसी को डायरेक्शन दी हो सप्लाई पहुंचाने के लिए, मिस्टर वाई को उन्होंने जेड को सामान बनाने को भेजने को बोला, तो क्या इस ऑर्डर की, इस ऑर्डर का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है, आंसर इज यस, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है अगर हम थर्ड पार्टी को भी अपने बिहाफ पे जो है वो चीजें दिलवा रहे हैं तो, ठीक है। ओके, अब इस चीज को जरा लिख लें, इसको ही सर तो मिस्टर एग्जांपल। वाई जो सर जो मिस्टर वाई जो इनवॉइस बनाएगा वो मिस्टर एक्स के नाम पे बनाएगा फिर? हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर। क्योंकि उसका तो कोई लेना देना नहीं ना जेड से, वो तो सिर्फ सप्लाई दे रहा है आगे। जी सर जी। जेड का, हाँ जी। जेड को तो वो सिर्फ एक डिलीवरी पर्सन की तरह जानता है। चलो ओके इसको सर। है ना सिस्टमेटिक वे से मैं बोल रहा हूं, आप लिखो क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में, ताकि आपको लिखने में मजा आए और जब आप एग्जाम देने जाए तो आपको इमीडिएटली याद आ जाए कि सर ने क्या कहा था। लिखो, ए इज अ ट्रेडर हु टेक्स, ए इज अ ट्रेडर हु प्लेस एन ऑर्डर टू बी
फॉर कंसाइनमेंट ऑफ for consignment of for consignment of books. ठीक है जी। तो ए इज ए ट्रेडर हु प्लेस एन ऑर्डर टू बी फॉर कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स। ए ने बी को कंसाइनमेंट के लिए एक क्या भेजा अपने पास में, एक कंसाइनमेंट के लिए। ए रिसीव्स ए बाइंग ऑर्डर फ्रॉम सी, यानी कि ए ने ये ऑर्डर कहां से लिया था, सी से लिया था, फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ बुक्स। ठीक है जी। आगे लिखो, ए इंस्ट्रक्ट बी टू डिलीवर गुड्स टू सी। ए ने इंस्ट्रक्ट किया किसको, बी को, कि डिलीवरी दे दो किसको, गुड्स को, सी को दे दो। एंड इन टर्न्स, अब ये लाइन लिखना जरूर और अंडरलाइन करना इसको, एंड इन टर्न्स ही रेज्ड इनवॉइस, he raised an invoice on C. ठीक है जी। अब क्वेश्चन है वेदर ए कैन क्लेम इनपुट टैक्स ऑन सच गुड्स। मतलब जैसे मैंने कहा ना, यहां से यहां वाई ने जेड को सप्लाई दी थी, तो यहां पे जो इनवॉइस दिया गया वो वाई ने जेड को दिया। तो क्या एक्स जो है, जो कि मेरे एग्जांपल में ए चल रहा है, ठीक है, क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है? तो अब इसके आंसर में लिखो, दो द गुड्स आर नॉट फिजिकली received at the premises of A. Though the goods are not physically received at the premises of A. Section 16 subsection 2 clause B allow ITC of such goods to A. कौन सा सेक्शन बोलता है सर? 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी क्या बोलता है? कहता है ए कैन क्लेम आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि उसने अपने बिहाफ पे थर्ड पार्टी को डिलीवरी करवाई थी। सर पर जब वो क्लेम करने के लिए जीएसटीआर भरेगा। हाँ, वो सिस्टम आपको उसी टाइम पे पता लगेगा। अभी अच्छा अभी अच्छा। सिर्फ मैं कंडीशन पढ़ा रहा हूं। अभी एक चीज है ना, पता हाँ होता यही है, अच्छी बात है, मैं ये आपको ना मना नहीं करता ऐसे क्वेश्चन पूछने से। हमें चीज समझ में आई है तभी तो हमारा क्वेश्चन अराइज हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजों को ना हमें थोड़ी देर के लिए मन में दबाना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरे चैप्टर में कवर होने वाली है। क्योंकि अभी सिर्फ है ना हम लोग ना आईटीसी की कंडीशंस पढ़ रहे हैं बेटा। तो ये लिख ओके लिया सर। ना आपने? हाँ, ठीक है, ओके। मतलब उसको आईटीसी लेना अलाउड है ना? हाँ जी, बिल्कुल अलाउड है। और ये कौन बोलता है इसका? सेक्शन 2, ओ 16 सब सेक्शन 2 बी, क्लॉज बी। अच्छा, अब ये ना सेकेंड पॉइंट के अंदर ही ना मैंने तुम्हारे को है ना क्या लिखवाई हुई है, ये कंडीशन लिखवाई हुई है, ये वाली रेड पेन से। ये रेड पेन में क्या कहता है? कहता है इफ गुड्स आर डीम्ड टू बी इफ गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट देन डीम्ड टू बी रिसीव्ड ऑन द रिसीट ऑफ लास्ट लॉट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर, सिंपल सी बात है, इसको भी समझ लो। आओ, आईटीसी मिलेगा कब मिलेगा? देखो, ये मिस्टर एक्स थे, ये मिस्टर वाई थे, ठीक है ना, मिस्टर नाम लगा देते हैं, थोड़ी सी इज्जत देते हैं इनको जीएसटी के अंदर। इन्होंने इनको ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर फॉर 50,000 बुक्स, 50,000 किताबों का ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है जी। अब मिस्टर एक्स कहते हैं भैया इतनी जल्दी मैं इतनी सारी बुक्स नहीं दे सकता, तो मैं ना आपको जून के महीने में दूंगा 25,000 बुक्स, ठीक है जी, जुलाई के महीने में दूंगा 10,000 बुक्स,
ठीक है जी। और अगस्त के महीने में दूंगा मैं आपको रिमेनिंग 15,000 बुक्स। तो आपको 50,000 बुक्स का आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 50,000 बुक्स अवेलेबल टू मिस्टर वाई आफ्टर receiving 15,000 last lot of books। यानी कि जून जुलाई का कोई आईटीसी नहीं मिलेगा जब तक लॉट लास्ट नहीं हो जाता, लास्ट लॉट नहीं भेजा जाता, तब तक कोई आईटीसी नहीं मिले। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आईटीसी फाइनल लॉट के ऊपर ही बुक किया जा सकता है अगर चीजें इस तरीके से भेजी गई हैं तो। अच्छा जी, आ जाओ और देखते हैं जी और क्या लिखा है। पहली और दूसरी कंडीशन में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर। 1 मिनट बेटा। ठीक है जी, हो गई आपकी क्वेरी पूरी। हमने म्यूट कर दिया था बीच में इसको, यस सर। मतलब पॉज कर दिया था। आ जाओ जी, आगे चलते हैं। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? देखो, ये ना बिल्कुल एज इट इज हजम कर लो। ये तीसरा और चौथा पॉइंट सिमिलर है। अभी मैंने तुम्हारे को जीएसटी R1 और 2 की बात बोली थी, ऐसे ही GSTR 3 और 3B होती है। तो हमने ना ये GSTR 3 और 3B कब भरी जाती है, क्यों भरी जाती है, ये रिटर्न्स चैप्टर के अंदर हमारे पास में बहुत अच्छे से आने वाला है। अभी के लिए ये कंडीशन की तरह याद कर लो कि सर रिसिपिएंट और सप्लायर जो होगा ना, इसको वेल ऑन टाइम GSTR 3 और 3B एज द केस में भी इनको क्या करनी पड़ेगी, फाइल करनी पड़ेगी। तो ही इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिसिपिएंट को मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। ठीक है। अच्छा, और सुन लो जी, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने, भाई रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलता है हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने इनवॉइसेस या फिर डेबिट नोट की डिटेल जो है वो अपलोड नहीं की। किसके द्वारा नहीं की गई? सप्लायर के द्वारा नहीं की गई। किसके ऊपर? GSTR नंबर 1 के ऊपर। अभी ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई GSTR नंबर 1 भी हमारे को फाइल करना पड़ेगा। तो कहते हैं कंडीशन है ना सर, अभी तो आपने बताया था ये मेरे को, अभी तो आपने ऊपर ये चीजें बताई थी। ऊपर ना मैंने जब जर्नल एस्पेक्ट पढ़ाया था ना, तब मैंने ये बात आपको बताई थी। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, सीधी सी बात है, जब हमने बात की 3 और 3B की, तो हमें GSTR 1 की बात भी करनी पड़ेगी। भाई ये तो बात तय है कि GSTR 2 तो फाइल की ही जाएगी, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना किसको है? रिसिपिएंट को लेना है, जो कि एक डीलर था। लेकिन वो मिलेगा कब? जब GSTR 1 सप्लायर के द्वारा दी जाएगी। तो यहां पे सिंपल सी एक बात है कि रजिस्टर्ड पर्सन होते हुए भी उनको GSTR 1 जो है वो फाइल करवानी पड़ेगी अपने सप्लायर से। यानी कि अगर मैं आपको कोई गुड्स बेचता हूं और आपके बिल्स को अपलोड नहीं करता हूं सिस्टम पे, पोर्टल पे, तो भाई साहब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जो है वो मिलेगा ही नहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सर ये तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब आप जो हैं ना चाहें तो हमारे को इनपुट टैक्स क्रेडिट ना मिले और वो हमारी चीजों की, मतलब हमारा टैक्स तो मर जाएगा। बिल्कुल सही। अब सोच करके देखो, मान लो 1 मिनट के लिए ए ने बी को सामान बेचा, ए ने बी को सामान बेचा,
और ये इसका इनवॉइस अपलोड नहीं किया, ठीक है जी, पोर्टल पे, तो नेक्स्ट टाइम क्या बी ए से सामान खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो भाई इसको अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए हर बार पोर्टल के ऊपर जो है वो इस चीज को करना ही पड़ता है, यानी कि इसको अपनी GSTR 1 जो है वो फाइल करनी ही पड़ती है, और ये जरूरी है। तो सर कोई मतलब ऐसा ना, सप्लायर को? हाँ सप्लायर को बिल्कुल। तो अगर सप्लायर नहीं करेगा तो तो क्या होगा सर? तो रिसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। अच्छा, मतलब जिसने उसे सामान खरीदा था। हाँ ये देखो ना, ऊपर मैंने क्या बोला था, यही तो बोला था, 11 तारीख तक GSTR नंबर 1 को फाइल करना है, हाँ। और 15 को आप जाओ, 15 तक जाओगे नेक्स्ट हम्म। मंथ की, तो आपको वहां पे अगर 11 को हुआ हुआ काम मिल जाएगा। हाँ। अगर आप, तो आपके मतलब मान लो आपका इनवॉइस था कोई, मान लो ये एक इनवॉइस था आपका 007, मैं हाँ। सप्लायर था, मैंने इसको पोर्टल पे अपलोड कर दिया। ठीक है। आप गए एज अ डीलर, आप कहते हो हम्म। इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दो, मैंने कहा अपना वो बताओ मेरे को, GST नंबर, हम्म। जिसके जिस सप्लायर से तुमने सामान खरीदा है उसका GST नंबर बताओ। तुमने हम्म। डाला। फिर मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि उसका कौन सा इनवॉइस का तुम्हारे को इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, इनवॉइस नंबर डालो। इनवॉइस नंबर ठीक में है। तुमने 007 डाला। अब इसने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस किया, प्रोसेस किया, देखा, कहता ओके। ठीक है। अगर इसने ये 007 की जगह पे 009 डाला होगा और तुम 7 को अवेल करने की बात कर रहे होगे, तो ये हाँ। प्रोसेस 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 करते करते कहेगा डिनाइड। अच्छा, मतलब हमको अगर इनपुट लेना है तो फिर सप्लायर का डालना जरूरी है? सप्लायर इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें तभी मिल सकता है जब सप्लायर जो है उस हम्म। चीज को बता दे। ठीक है। तुम लाइक एक कभी, टाइप से ये वेरिफिकेशन ही तो हो गया कि हाँ हाँ। वेरिफिकेशन ही हो गया। इसमें है ना हमारे को पूरा का हम्म। पूरा काम अपने आप ही वेरीफाई होता रहता है, GST का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ठीक है। कभी किसी और के ऊपर विश्वास करने की ये सोचते ही नहीं, कहते हैं भाई तुम अगर इन चीजों को नहीं मानोगे तो हम्म। तुम्हें ही नुकसान मिलेगा। तो अब क्या करता रहेगा, वो होगा ना परचेजर, हम्म। जो परचेजर होगा वो हमेशा सप्लायर को फोन करता रहेगा। हाँ भाई साहब आपने क्या नाम है बिल तो अपलोड कर दिया ना मेरा। सप्लायर कह रहा है हाँ हाँ कर रहा हूँ, नहीं नहीं भाई साहब पहले करो, पहले करो, जल्दी से करो, क्योंकि मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है इसका। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा अब देखो, वरना सामने से जो परचेजर है ना वो धमकी देगा, अगले महीने सामान नहीं खरीदूंगा आपसे अगर आप ऐसे करोगे तो। और सप्लायर को तो ये धमकी बहुत है, वो कहेगा अरे नहीं नहीं भाई साहब। इसीलिए तो उन्होंने क्या किया हुआ होता है, अपना एक पर्सन अलग से बिठाया हुआ होता है, अकाउंटेंट, जो सारा उसका और कोई काम नहीं होता, उसका सेल से कोई काम नहीं है, उसका कोई माल की डिलीवरी लेने से कोई काम नहीं है। वो एक अलग पर्सन है जिसको कि हमने रखा हुआ है, भाई साहब आप तो बस एक काम करते रहना, एसी की GSTR ठंडी फाइल हवा कर देना। खाते रहना, एसी की ठंडी हवा खाते रहना, और कस्टमर्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट का ख्याल रखना ताकि हमारा धंधा सही चलता है। ठीक है सर। अच्छा अब ये देखो, अब यहाँ पे जो बात आई है ना कंडीशन नंबर 5 के अंदर, ये बड़ी मस्त है। कभी कभी क्या होता है, ये जो ए है और बी है, बी को ऑर्डर भेज दिया, ठीक है, इन्होंने बी को सप्लाई दे दी, बी ने ऑर्डर दिया और ए ने अच्छे बच्चे की तरह से सप्लाई दे दी, और इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सके कॉमन पोर्टल के ऊपर, इन्होंने इनका ये बिल भी अपलोड कर दिया, और बी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले भी लिया। ओके, ले लिया। मान लो कौन से महीने में ले लिया, मान लो ले लिया ये मई के महीने में। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके बैठे हुए हैं, लेकिन ना इन्होंने इनको कंसीडरेशन नहीं दी अभी तक। ये रेड पेन से इसको लगा देता हूं, कंसीडरेशन आई नहीं है, पैसे आए नहीं है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट ओके हो चुका है। तो हमने बोला, डिपार्टमेंट ने बोला सुनो बदमाश बी, तुम एक बात सुनो, तुम्हें ना केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, मतलब ए ने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा अच्छा कर दिया, और उसके अच्छा करने की वजह से, उसके अच्छा करने की वजह से तुम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले भी पाए, है ना। लेकिन अब तुम्हारी भी तो ये ऑब्लिगेशन बनती थी कि तुम उसको मई के महीने में ही पेमेंट कर देते। तो बी कहता है नहीं करता पेमेंट, क्या कर लोगे?
तो रूल बना दिया गया 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। किसको? सप्लायर को। वरना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, उसको रिवर्स कर दिया जाएगा 181वें दिन पे। याद रखना। तो ये कंडीशन ये भी है कि आपकी जो पेमेंट है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप तभी अवेल कर सकते हो, वो क्या हो जाए, अगर आपने पेमेंट नहीं की। अगर आपने पेमेंट नहीं की तो ये पेमेंट आप कर दो। कब तक कर दो? 180 दिन। पूरे 6 महीने होते हैं। तो सप्लायर को 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दो, वरना मिला हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट छिन जाएगा। अच्छा, चलो मान लो छिन गया, तो क्या दोबारा अवेल नहीं होगा? मतलब मान लो ए ने बी को जो सामान दिया था, उसके लिए बी ने ए को जो पेमेंट दी, वो पेमेंट दी कब? 182वें दिन, 182। और डे 1 पे इसने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया था, ले लिया था। तो क्या 182वें दिन, 180वें दिन इसकी जो है आईटीसी छिन गई होगी? हाँ सर, छिन गई होगी। अब पेमेंट करने के बाद में 182 डेज पे इसने इसको, डेट पे इसने इसको पेमेंट की थी, तो क्या ये रिक्लेम कर सकता है? हाँ सर, आईटीसी रिक्लेम कर सकता है। तो देखो, यही चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। इफ पेमेंट नॉट मेड विद इन 180 डेज, then on 181th day ITC shall be reversed. However, if payment made after 180 day, then recipient can reavail समझे? कि reavail का मतलब क्या हुआ? कि जो छिन गया था उसको वापस से अवेल कर लिया उसने। कैन reavail इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। तो पेमेंट का क्राइटेरिया भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है 180 दिन का, वरना ये छिन जाएगा ठीक आपका है सर। इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर 180 दिन जब से गुड्स रिसीव किया तब से, या आईटीसी इनवॉइस अवेल मिला है, करने से? देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, दुष्ट डेट ऑफ ओके सर। इनवॉइस। ओके सर। मतलब जबरदस्ती गलत करने के लिए निकला हूं मैं घर से, ऊपर लिखा भी हुआ है, और एक एक वर्ड पढ़ा रहा हूं मैं इसीलिए। अच्छा, ठीक है सर। और देखो, और देखो जी, छठी कंडीशन क्या कहती है? कहता है इनवर्ड सप्लाई शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये तो बहुत आसान है भाई, सिंपल सी बात है। ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से सुनना। आओ तुम्हें कर की चोरी करना भी सिखाएं। मतलब ऐसा करना मत, मजाक कर रहा हूं मैं। ये ए था, ये बी था, ठीक है, और ये मिसेस बी थी। अब मिसेस बी ना हाउसवाइफ है। मिस्टर बी ने मिस्टर ए से क्या किया? कुछ सामान खरीदा। ये क्या था? ये वॉशिंग मशीन डीलर था, और ये वॉशिंग मशीन सप्लायर था। इसने इसको 50,000 वॉशिंग मशीन सेंड की। ठीक है जी। मतलब ये गलत लगा हुआ है एरो, सही लगाते हैं। इसने इसको, ए ने बी को 50,000 वॉशिंग मशीन जो थी वो सेंड की। अच्छा, अब इन 50,000 वॉशिंग मशीन में से ना एक वॉशिंग मशीन, ठीक है जी, मिसेस बी को चली गई, और बाकी सारी कस्टमर को चली गई। कस्टमर को चली गई, ठीक है। और कस्टमर को कितनी चली गई? 49,999 वॉशिंग मशीन कस्टमर को चली गई। तो कस्टमर से ही बी को पैसा मिला होगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड, कैन बी अवेल्ड ओनली फॉर 49,999 वॉशिंग मशीन्स। और एक वॉशिंग मशीन जो था वो पर्सनल यूज में आ गया, है ना, ये पर्सनल यूज था, ये पर्सनल यूज था। तो पर्सनल यूज वाली चीज का हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते।
तो आईटीसी कांट बी क्लेम ऑन वन वॉशिंग मशीन यूज्ड एट होम। ठीक है जी, नहीं लिया जा सकता। तो अब सर इसमें टैक्स को कैसे चोरी कैसे किया जा सकता है? अब ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है, जैसे मतलब मान लो ऐसा, वैसे तो अगर पकड़े गए तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन जनरली लोग ऐसा करते हैं, घर की चीजें है ना कंपनी के नाम पे ले लेते हैं, घर की चीजें कंपनी के नाम पे ले लेते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अवेल कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा काम बहुत छोटा सा हो ना तो ही चल पाता है, यानी कि 50,000 वॉशिंग मशीन में अगर इक्का दुक्का ऐसी वॉशिंग मशीन होगी तो चल जाएगा, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उस चीज को ओके कर देगा कुछ ले दे करके। लेकिन अगर आपने 50,000 में से 45,000 जो हैं वो पर्सनल यूज के लिए कर ली और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया तो फिर पकड़े जाओगे, क्योंकि टैक्स ऑडिट भी तो होते हैं। अच्छा, चलो ये बात समझ में आ गई? बोलो हेलो। जी सर। सो रहे हो क्या नालायको? नहीं सर, जग रहे हैं नहीं सर। सर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो, अच्छा, अगली कंडीशन क्या कहती है? सेवंथ कंडीशन कहती है रिसिपेंट्स, सेवंथ कंडीशन पढ़ रहे हैं, रिसिपेंट्स आउटपुट सप्लाई शुड बी नॉन एग्जम्प्ट सप्लाई। ये क्या मतलब हुआ सर, हमें समझ नहीं आया, आ जाओ समझा देता हूं। देखो, नॉन एग्जम्प्ट सप्लाई होनी चाहिए। देखो जी, देखो, ए ने बी को सामान बेचा, एक्स ने, मिस्टर एक्स ने सामान बेचा, ठीक है, और इसने इसकी कोई प्रोसेस की, मतलब ये रॉ मटेरियल था मान लो, और इसने इसके ऊपर कुछ प्रोसेस की और फिनिश गुड्स बना करके आगे फाइनल कस्टमर को बेच दिया। आगे फाइनल कस्टमर को बेच दिया, ठीक है सर, ओके। अब मान लो ये जो फिनिश गुड्स है ना, ये एग्जम्प्टेड गुड्स है। सर एग्जम्प्टेड गुड्स मतलब कि जिसके ऊपर की टैक्स क्लेम नहीं किया जा सकता, तो फाइनल कस्टमर इसको क्या देगा? फाइनल कस्टमर इसको सिर्फ कंसीडरेशन देगा और जीएसटी ये तो नॉट एप्लीकेबल है। तो इसका क्या हो गया? आउटपुट टैक्स क्या हो गया? नील। आउटपुट टैक्स जो है वो क्या हो गया सर? नील हो गया। तो रेसिपेंट जो है, जो उसने सप्लाई ली है, उसका यूज उसने किस काम के लिए किया है ये भी देखना जरूरी है। कहीं उसने कोई एग्जम्प्टेड गुड्स तो नहीं बना दी। हाँ, अब अगर इसने अब अगर इसने पार्शियली एग्जम्प्टेड गुड्स बनाई और पार्शियली टैक्सेबल गुड्स बनाई, तो टैक्सेबल गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जा सकता है प्रोपोर्शनेटली। देखो ये चीज लिखी हुई है ना हमारे पास में 7 पॉइंट के अंदर रेड पेन से, इन केस ऑफ मिक्स यूज, इन केस ऑफ मिक्स यूज इन टैक्सेबल सप्लाई
एंड एग्जम्प्ट सप्लाई प्रोपोर्शनेट आईटीसी अवेलेबल, वो किसके लिए होगा? फॉर टैक्सेबल। टैक्सेबल गुड्स। टैक्सेबल गुड्स नहीं, टैक्सेबल सप्लाई बोलो। ठीक है सर। अच्छा, अगली कंडीशन, 8th कंडीशन कहता है, सुनो जी सुनो, ऐसा नहीं है कि कभी भी आप मुंह उठा करके आ जाएंगे और बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दीजिए तो डिपार्टमेंट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देगा। तो हमने कहा ऐसे कैसे, क्यों नहीं दोगे भाई? तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है, आप जिस इनपुट टैक्स क्रेडिट को मांग रहे हैं वो इन दोनों डेट से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि 20 अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब मान लो आपने कोई सप्लाई ली थी, आपने कोई सप्लाई ली थी, कब ली थी? फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे। इधर गले की हालत काफी खराब है, लेकिन क्या करें। हाँ जी सर, ये है मेरे पास में, मेरा चल रहा था फाइनेंशियल ईयर 21-22 मान लो, ठीक है जी। और मैंने इसकी ना इनवर्ड सप्लाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, मैंने इनवर्ड सप्लाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। मान लो इसके ऊपर जीएसटी जो था वो 18,000, ठीक है जी, इसके ऊपर 18,000 रुपए था। अब मेरी एनुअल रिटर्न की डेट आएगी, एनुअल रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न की डेट आएगी, जो भी ड्यू डेट होगी 31/12 होती है, मैं बता देता हूं पहले से ही। और या फिर एक डेट आएगी, कौन सी? 20 अक्टूबर 2022 आएगा, हाँ नेक्स्ट ईयर में। और यहाँ पे क्या आएगा? 31/12/2021। देखो 12 लिख दिया मैंने वहां पे। 31/12/2022 आएगी, हाँ। अंदर ही आ जाएगी। है अब इन दोनों डेट्स में से जो भी अर्लियर होगा, सर ये 31/12/22 तो 10 के बाद आएगी ना? हाँ, तो इन दोनों की अर्लियर डेट, अर्लियर डेट कौन सी है? 20 अक्टूबर 2022। यहां तक मैं अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता हूं। कौन से ईयर का? इन सारे महीनों का जो कि 21-22 के अंदर थे, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। मतलब अगर इससे पुराना कुछ बिल होगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। ओके, सही। 20 अक्टूबर के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक कोई नहीं है सर, उन्होंने डेट डाली हुई है एक, जैसे 31 जुलाई होती है रिटर्न फाइल करने की डेट डायरेक्ट टैक्स के अंदर। ओके सर। तो सर जो 20 अक्टूबर के बाद वाले होंगे वो तो फिर सीधा 31 को ही होंगे ना? हाँ, उनकी ठीक है सर। एनुअल रिटर्न की डेट आएगी फिर। ठीक। अच्छा, और सुनो, हाँ यहाँ पे रेड पेन से एक बात लिखी हुई है कि भाई साहब अगर आप रीअवेलमेंट कर रहे थे ना किसी आईटीसी का,
तो ये वाली कंडीशन आपके लिए नहीं है ऊपर 20 अक्टूबर या एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। यानी कि ऑलरेडी आप लेट हैं, आप वो जो रीअवेलमेंट कर रहे हैं आपका रिवर्सल हो चुका है, आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की थी, आपका आईटीसी हमने छीन लिया और अब आप इसको रीअवेल कर रहे हैं, तो ये फिर बेनिफिट आपके लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओके आप सर। एक बारी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर चुके इससे। अच्छा, सर अब हाँ बोलो। सर जब वो पेमेंट कर देगा तो उसके बाद तो वो ले सकता है ना आईटीसी, फिर वो उसके हाँ लिए कोई हाँ हाँ, आप है ना लेट जुड़ी हैं हमारे साथ, वो 180 दिन के बाद में अपना क्या नाम है 82 के बाद में रीअवेलमेंट कर सकता है, लेकिन रीअवेलमेंट के अंदर ही है ना उनको इसी 2 डेट्स के अंदर अंदर ही काम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर। ये ना पुराना वाला, ये हम क्या कह रहे हैं 8 पॉइंट में हम कह रहे हैं कि आईटीसी कितना पुराना हो सकता है, 1 साल। वो बोल रहा हूं, हाँ 1 साल वाली बात। अब ठीक है। आप क्या नाम है, आपने पेमेंट करी है 180 दिन के बाद में, और उसके बाद भी आप सोए सोए रहे कि आप पेमेंट करने के बाद में आपको ये याद नहीं आया कि आपका रिवर्सल हो चुका था आईटीसी का, तो उसको रिक्लेम करना है, तो ठीक है फिर कोई बात नहीं, अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो फिर आपका आईटीसी डूब जाएगा। ओके सर। अच्छा, सर मुझे अब 180 दिन वाला पॉइंट दोबारा बताओगे एक बार? हाँ बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा। मैंने ना ये बोला था बेटा कि ए ने बी को सप्लाई दी, ध्यान से समझ ले अच्छी तरह, ठीक है, कब सप्लाई दी, मान ले 1 जनवरी 2023 को। अच्छा, अब ए ने अच्छे बच्चों की तरह से ना नेक्स्ट मंथ की 11 से पहले पहले मान ले 10 फरवरी 2023 को अपलोड कर दिया ऑफ बिल, यानी कि उसने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया। इस चीज का फायदा उठाते हुए बी ने जो है वो 16/2/2023 को आईटीसी क्लेम कर लिया, बिल्कुल कर लिया, ठीक है ना, क्लेम कर लिया इसने। अच्छा, अब है ना ये भूल गया कि इसको पेमेंट भी देनी थी, ए बंदा बहुत शरीफ है, वो पेमेंट मांग नहीं रहा, तो अब बोला गया कि बी भाई साहब आपको इनको पेमेंट करनी है 6 महीने से पहले, 180 दिन से पहले, कौन सी डेट से, 1 जनवरी 2023। अब केस मानो कि पेमेंट तो हुई है, पेमेंट तो हुई है, ये पेमेंट कब हुई है, मान लो 182 डेज पे, तो भाई साहब 180 दिन पे क्या हुआ होगा, आईटीसी रिवर्स हो गया होगा, रिवर्स हो गया होगा, और फिर जब 182 डेज पे पेमेंट की गई तो ये रिक्लेम कर सकता है, रिक्लेम, ठीक है, दोबारा से रिक्लेम कर लेगा इसको, ये लो बड़ा ठीक है करके सर। दिखा दो। सर ये तो समझ आ गया, पर नीचे आपने फिर पॉइंट में लिखा कि अगर जो नीचे वाली कंडीशन थी उसमें आपने हाँ, लिखा कि फिर रिक्लेम के वक्त आपको ये आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा एक बात बता, एक बात बता, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर इसका आईटीसी छिन चुका था 180वें दिन पे और इसने पेमेंट की 182वें दिन पे, तो ये 182वें दिन पे ही रिक्लेम कर लेगा ना उसको, हाँ सर। या फिर अगले साल का वेट करेगा, अरे कोई नहीं मैं तो अगले साल तक दे सकता हूं, तो वो कहता है रिक्लेम के केस में आपको सेम मंथ के अंदर काम करना है जो आपका नेक्स्ट मंथ है, अगर नहीं किया और ये पुराना हो गया तो आपका आईटीसी मर जाएगा। वो वाली अच्छा डेट्स यानी कि उसके लिए हैं जो कि अच्छा बच्चा है, देखो आप अच्छे बच्चे हो, टाइमली क्लेम करते, टाइमली क्या नाम है जो है पेमेंट करते रहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आईटीसी साल भर का 1 साल बाद तक भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना, ओके, अगर आप विद इन टाइम पीरियड पेमेंट करते रहते हो सप्लायर को तो, ठीक है, लेकिन अगर आप गंदे बच्चे हो,
अगर आप पेमेंट भी नहीं करते टाइम से, ठीक है, और फिर आप आईटीसी क्लेम करना भी भूल जाते हो, तो हम कहते हैं फिर अब तुम भूले ही रहो। समझ में आई मेरी बात? यानी कि सर अगर हम टाइम से सब पेमेंट कर रहे हैं तो हमें हाँ आईटीसी अवेल करने के लिए उनकी टाइम लिमिट है कि आप कब तक भी करो। लेकिन हाँ अगर आप टाइम वही। से पे नहीं करते हो तब ये हाँ डेट है। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। यही है इसके अंदर। सर टाइम से पे करने पे कोई टाइम लिमिट नहीं है ना कि कब तक टाइम अवेल से कर पे सकते हैं? करने पे क्या टाइम लिमिट होगी? पेमेंट, मतलब अवेल पेमेंट करने सो पे। 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है उनके हिसाब से। हाँ फिर आईटीसी कभी तक अवेल करो जब तक आप करना चाहो। हाँ हाँ जब तक नहीं, 1 साल, वो जो टाइम पीरियड बताया है 8 पॉइंट में उसमें ही, वहां तक। कब तक का मतलब ये नहीं है 5 साल पुराना भी कर लोगे। ओके चले सर। आगे। जी सर। अच्छा, अब देखो 9th पॉइंट बहुत ही मजेदार है। 9th पॉइंट में क्या कहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ना, वो आप क्लेम कर सकते हो या फिर डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हो। आ जाओ समझाता हूं। देखो, मान लो मैंने कैपिटल गुड्स परचेज की। कैपिटल गुड्स, सर आप कैपिटल को गुड्स क्यों कह रहे हो? अकाउंट्स के अंदर तो हम एसेट्स कहते हैं। हाँ वही मान लो, जिसने बेची है उसके लिए तो गुड्स है ना, तुम्हारे लिए चाहे एसेट हो। तो हम ये कहते हैं कि हमने ना कोई कैपिटल एसेट परचेज किया था। मान लो ये मैंने परचेज किया था 1 लाख रुपए का, और इसके ऊपर मैंने जीएसटी पे किया, मान लो 10,000 रुपए। तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1,10,000 रुपए। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन, कि मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, आईडीटी के अंदर 10,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेता हूं। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेता हूं, ठीक है जी, ये कर लेता हूं मैं। अब ये कैसे क्लेम किया जाएगा, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में किया जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया इसका, ठीक है। अच्छा, कि मैंने इसको अपनी गुड्स, कैपिटल गुड्स को भी कहाँ लगाया था, अपने बिजनेस के अंदर लगाया था। और मेरे पास ऑप्शन टू है, ऑप्शन टू है कि मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम किया इसका, मैंने क्या किया, डेप्रीसिएशन क्लेम किया मैंने। कितने पे? ऑन 1,10,000। तो ऑप्शन वन जो था, उसमें ए पार्ट क्या कह रहा था, आप डेप्रीसिएशन क्लेम करो ऑन 1 लाख, और इनपुट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर 10,000 रुपए का आईटीसी क्लेम करो। और ऑप्शन टू क्या कहता है, आप डेप्रीसिएशन क्लेम करो 1,10,000 रुपए के ऊपर, और आईटीसी जो है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, वो क्लेम मत करो। ठीक है जी। तो देखो बेनिफिट तो दोनों का सेम ही है। कौन सा बेस्ट प्लान है आपके लिए? सर मेरे हिसाब से तो ऑप्शन वन जो है ना, वो बेस्ट प्लान है। क्यों? क्योंकि आईटीसी तो ज्यादा से ज्यादा कुछ इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाता है, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट की बात नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं डेप्रिसिएशन के वे में लेता हूं, तो ये डब्ल्यूडीवी मेथड से सालों साल चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, पूरा का पूरा पता नहीं कब जाके रिकवर होगा। ठीक है, ये कहता जी है सर। हमारा 9th पॉइंट। बोलो, बात समझ में आई? सर मतलब अगर एक बार आईटीसी क्लेम कर लिया तो फिर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे आगे? मेरी बच्ची, डेप्रीसिएशन एसेट की वैल्यू के ऊपर क्लेम कर पाओगे, टैक्स के पैसे पे नहीं कर पाओगे। ओके सर। हाँ, देखो ऊपर हमने आपको आईटीसी दिया 10,000 रुपए पे, हाँ सर दिया है, और डेप्रीसिएशन कितने पे दिया है? 1 लाख पे। लेकिन आपको दोनों लड्डू थोड़ी ना खाने देंगे, कि आईडीटी के अंदर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर रहे हो और बाद में डेप्रीसिएशन क्लेम कर। भाई अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई एसेट की? 1 लाख हो गई ना। तो इसलिए 1 लाख के ऊपर जीएसटी, 1 लाख के ऊपर डेप्रीसिएशन मिला है। लेकिन अगर आपने
इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई? 1,10,000। तो देखो आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने का अधिकार दिया जा रहा है किस पे? 1,10,000 पे। ओके सर। ये है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 इस तरीके से। आगे देखते हैं। हाँ जी, अब ये भी कैपिटल गुड्स से ही रिलेटेड है। कहता सुनो जी, हमने कहा हाँ सुनो। कहता कैपिटल गुड्स के ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। मान लो लेने वाला ऑप्शन हम क्लेम कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स के ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, ठीक है जी। लेकिन अगर आपकी कैपिटल गुड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनेटली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और प्रोपोर्शनेटली आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, तो आप प्रिस्क्राइब्ड मेथड से, देखो यहाँ पे ग्रीन पेन से लिखा हुआ ना, एज पर प्रिस्क्राइब्ड मेथड, प्रिस्क्राइब्ड मेथड से प्रोपोर्शनेटली इनपुट टैक्स क्रेडिट ही क्लेम कर सकते हो। अब वो प्रिस्क्राइब्ड मेथड क्या है और प्रोपोर्शनेटली डेप्रिसिएशन, प्रोपोर्शनेटली आईटीसी कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंडीशन क्या कह रही है? सिंपल सी बात है, अगर आपने कैपिटल गुड्स फुल्ली यूज किए हैं बिजनेस के अंदर, देन यू कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, अगर आपने इसको प्रोपोर्शनेटली बिजनेस के अंदर यूज किया और प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शनेटली पर्सनल यूज के लिए किया, तो पर्सनल यूज वाला आईटीसी तो मिलेगा नहीं। लेकिन हम ऐसे प्रोपोर्शनेटली नहीं दे देते, एक मेथड है, उस मेथड के हिसाब से ही प्रोपोर्शनेटली आपको आईटीसी क्लेम करने का अधिकार है, अगर इन कैपिटल गुड्स को आपने पर्सनली भी यूज किया है तो। ठीक है, ये एक कंडीशन। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है 11th पॉइंट के अंदर, अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया है और ये मतलब आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिसीव किया है किसी फ्रॉड की वजह से या फिर किसी रीअसेसमेंट की वजह से, तो ऐसी चीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है। मतलब मान लो मतलब मान लो आपने ना अपने सप्लायर से मिलकर के कोई झूठे बिल इशू कर दिए। वैसे तो वो ऐसा करेगा ही क्यों, उसने आपके झूठे बिल अपलोड कर दिए फेक, और आपने भी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। बाद में अगर पकड़ा जाएगा तो इसको क्या कर दिया जाएगा? रिवर्सल कर दिया जाएगा। अच्छा, एक बात तो हो गई ये फ्रॉड वाली, फ्रॉड वाला तो अलाउड है ही नहीं आईटीसी। यानी कि अगर आपने कोई फर्जी सेल दिखाई हुई है, कोई फर्जी परचेज दिखाई हुई है, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं। हाँ सर, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब मान लो आपका कोई रीअसेसमेंट हुआ था और उस रीअसेसमेंट के अंदर आपकी कुछ परचेजेस निकल करके आ गई जिसका कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं अवेल किया था, तो भाई साहब अब आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि असेसमेंट के टाइम पे आप इसको भूल गए थे। सरकार कहती है, डिपार्टमेंट कहता है कि रीअसेसमेंट के टाइम पे आपको याद आया, ओहो ये भी था, मैं तो भूल गया था। अब नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट रीअसेसमेंट पे। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद है हमारे पास में 12th पॉइंट, कि जो रिसीव्ड सप्लाई है ना, शुड नॉट बी ए नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। यानी कि जो हमने सप्लाई ली है ना, वो नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई का मतलब जिसको कि हमने सप्लाई नहीं माना हुआ, ऐसी कोई सप्लाई है जिसके ऊपर की टैक्स नहीं लगेगा, तो उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सामने वाले को आपने टैक्स दिया ही नहीं होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ ही नहीं होगा। यानी कि आपने सामने वाले को कोई टैक्स दिया नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने, सप्लायर ने आपको एक नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई दी है। तो आप नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई अगर ले रहे हैं तो फिर उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अवेल करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने सामने वाले को कोई टैक्स ही नहीं दिया। ठीक है जी, ओके, ये बात समझ में आई? जी सर।
अच्छा जी। सर हाँ जैसे हम रीअसेसमेंट करते हैं, मान लो हम मंथली बेस पे अपना जीएसटी का असेसमेंट कर रहे हैं, हाँ। और तो हम दोबारा दोबारा जैसे बुक को रीअसेस करते हैं और अभी फाइनल डेट नहीं आई है, तो क्या तब भी हम आईटीसी अवेल नहीं कर नहीं पाएंगे? नहीं, रीअसेसमेंट का मतलब गलत समझ गए आप। रीअसेसमेंट का मतलब होता है कि हमें कोई बोला हुआ था, जैसे डायरेक्ट टैक्स के अंदर होता है ना कि भाई आप अपनी रिवाइज रिटर्न सेंड कर सकते हैं, उसी तरीके का होता है। ओके सर। तो रीअसेसमेंट का आईटीसी नहीं मिलेगा अगर आपका कोई निकल करके आ जाता है तो। अच्छा, और सर ये प्रिस्क्राइब्ड मेथड ये अभी पढ़ना है मतलब, या हाँ कब हाँ पढ़ा होगा? हाँ हाँ हाँ। मतलब इस ये सिर्फ थ्योरी है अभी, जो हमने कंडीशंस देखी थी वो है ये। तो प्रिस्क्राइब्ड मेथड क्या है कैसे है ये देखेंगे अभी।